सहारा प्रणाम, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। सेना प्रमुख नरवणे 3 दिवसीय दौरे पर काठमांडू गए हैं। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेपाली समकक्ष जनरल पूरन चंद थापा से भी वो बातचीत करेंगे। नरवणे को नेपाली सेना के जनरल पद से सम्मानित किया जाएगा। अपने काठमांडू दौरे से पहले सेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए वो काठमांडू जा रहे हैं। उन्हें यकीन है कि ये यात्रा दोनों सेनाओं को मजबूत करने वाले बंधनों और दोस्ती को और मजबूत करने में एक लंबा रास्ता अख्तियार करेगी। आपको बता दें कि नेपाल के नवलपुर में भारत की मदद से एक स्कूल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन भी भारतीय दूतावास, जिला समन्वय समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। भारत और नेपाल के बीच हमेशा से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन इस साल जून में नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने संसद से विवादास्पद मैप पारित करवाया, जिसमें भारत के क्षेत्र को अपनी सीमा में दिखा दिया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। माना जा रहा है कि नेपाल के इस कदम के पीछे चीन की साजिश थी और वहीं नेपाली प्रधानमंत्री ओली विवादित मैप के जरिए राष्ट्रवादी भावना को शह देकर पार्टी और सरकार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। भारत नेपाल रिश्तों में आई तलखी कम करने के लिए एक और रास्ता अख्तियार करने पर विचार किया जा रहा है। यह है सीमा पर जुड़े मुद्दों पर बाउंड्री वर्किंग ग्रुप यानी BWG वार्ता। कहा जा रहा है कि काठमांडू में वार्ता की तारीखों के प्रस्ताव के बाद भारत जल्द ही BWG वार्ता आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। जानकारों के मुताबिक काला पानी विवाद भारत नेपाल वार्ता में उठने की संभावना नहीं है। BWG की बैठक में नेपाल एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर सकता है, जिसमें भारतीय इलाकों को दिखाया जाएगा। भारत ने इस साल की शुरुआत में नेपाल के साथ बातचीत रोक दी थी। नेपाल ने इस साल जून में एक नया नक्शा जारी कर भारत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। हालांकि नेपाल ने भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने की कोशिश के तहत सितंबर में संशोधित राजनीतिक नक्शे के साथ जारी होने वाली स्कूली किताबों के वितरण पर भी रोक लगाने का फैसला कर लिया था। पिछले महीने अक्टूबर में केपी ओली ने आर्मी चीफ नरवणे के नेपाल दौरे को हरी झंडी दी थी। इसके अलावा भारत विरोधी माने जाने वाले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ईश्वर पोखरल को रक्षा मंत्रालय से हटा दिया गया था। पोखरल ने भारतीय सेना प्रमुख के नेपाल दौरे का विरोध किया था। पड़ोसी मुल्कों पर कितना भरोसा किया जाए? क्या गारंटी है कि आज नेपाल, जो कुछ महीने पहले चाइना की भाषा बोलने लगा था, वो ठीक तरीके से भारत के साथ अब आगे भविष्य में पेश आएगा? श्रीलंका की बात करें या और पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो भारत की कूटनीति कितनी सफल रही है, जो उनको ट्रैक पर, उनको लाइन पर लाने में कामयाब रहे। इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। गुलरेश शेख, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता। अनुज, स्वागत है आपका। मेजर जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राहुल लाल, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले गुलरेश भाई आपके पास आऊंगा। नेपाल जो चाइना की भाषा बोल रहा था, आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब वो ट्रैक पर आता दिखाई दे रहा है। अपनी सरकार को श्रेय देंगे, सेना को श्रेय देंगे या कूटनीति को? ये सभी चीजें हैं, कूटनीति भी है, सैन्य संबंध भी हैं और सरकार की पॉलिसीज भी हैं और खुद नेपाल को भी समझ में आ रहा है शायद कि वो किस रास्ते पर जा रहा था, क्योंकि उसके लिए, खुद के लिए भी खराब है। देखिए, चाहे 15 अगस्त के दिन मिस्टर ओली ने, नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को फोन किया हो और मुबारकबाद दी हो स्वतंत्रता दिवस की, यह अपने आप में दर्शाता है कि नेपाल चाहता है कि जो संबंध है उनमें सुधार किया जाए, जो खराब संबंध हुए थे उनको ठीक किया जाए। फिर चाहे ईश्वर पोखरियाल, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे नेपाल के, उनको डिफेंस मिनिस्टर के पद से मुक्त करना, हालांकि अभी भी वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के पद से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे से पहले क्यों मुक्त किया गया, उसके 2-3 कारण हैं। देखिए, ईश्वर पोखरियाल यही व्यक्ति था जिसने कोशिश की थी कि हमारे भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है उसके जवानों को भड़काए। इससे कहा था कि हमारे जो गोरखा हैं वो अपने
अपने सुपीरियर्स का कहना नहीं मानेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे। फिर ये नहीं चाहते थे, इनका ये कहना था कि जब तक जो सीमा का विवाद है निपटता नहीं है तब तक जनरल मुकुल जी के लेवल की हाई लेवल विजिट अभी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं चाहते थे। यह भी चाहते थे कि जो नेपाली सेना के अध्यक्ष जनरल थापा उनको उनके माध्यम से भारत के विषय में कुछ गलत स्टेटमेंट्स दिलाए जाएं, जो कि जनरल थापा ने नहीं किया, क्योंकि दोनों सेनाओं में एक आपसी संबंध रहा है। और जो भारतीय सेना के जो जनरल होते हैं, ऑनररी जनरल होते हैं नेपाल के, और उसी तरह से नेपाली सेना के जो जनरल होते हैं वो भारतीय सेना के ऑनररी जनरल होते हैं। और लास्ट टाइम शायद फरवरी की बात है पिछले वर्ष की, जब जनरल थापा आए थे हिंदुस्तान तो हमने उनको वही रिस्पेक्ट दिया था। तो जनरल थापा ने वो गलती नहीं की। तो एक संकेत दिया केपी शर्मा ओली ने कि जब वो अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटाते हैं तो वो वेलकम कर रहे हैं जनरल नरावने को कि आप आए ताकि हम हाथ बढ़ा सके फ्रेंडशिप का। आऊंगा आपके पास। अनुज भाई, जनरल नरवणे का नेपाल का 3 दिन का दौरा, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस दौरे को? देखिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, सभी मुल्कों में जाना चाहिए। देशों से अच्छे संबंध बनाना हमारी पुरानी परंपरा रही है। आर्मी लेवल पर भी हम लोग संबंध अपने पड़ोसी मुल्कों से बढ़ाते हैं। खास तौर से नेपाल जो हमारा सबसे एक दोस्त देश रहा है, और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि नेपाल के साथ हमारे संबंध कभी खराब रहे हों। लेकिन 2014 से दुर्भाग्यपूर्ण से ये हमने देखना है, महसूस किया है, इस देश ने महसूस किया है कि जिन जिन देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, बॉर्डरिंग जो देश हैं हमारे, कहीं ना कहीं सबसे हमारे संबंध काफी खराब हुए हैं। देखिए, जिनसे संबंध खराब थे, पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब थे, शुरू से हमारा उनसे डिस्प्यूट रहा है, लेकिन वो संबंध और जो है भयावह रूप में लिखा है वो हम इन 2014 से इन 6 सालों। क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? चाहे कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी नहीं रही है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार विदेशों में भ्रमण करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं फॉरेन मिनिस्टर को दरकिनार करके रख दिया गया है। चाहे हमारी वो दिवंगत सुषमा स्वराज जी पीछे 5 वर्ष तक फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, पर कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि फॉरेन मिनिस्ट्री कहीं भी अपना काम करती हुई दिखाई दी हो। फॉरेन मिनिस्टर अपना काम कर, विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ नहीं होते। कहीं फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल, देखिए, बहुत अहम रोल होता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर काम अपने हाथ से करें, और कहीं ना कहीं उनको संबंधों को बनाने की बजाय देश के संबंध होते हैं देश से। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, हमारी कांग्रेस की सरकारें रही और भी अन्य पार्टियों की सरकार रही, हमेशा सबका ये, इस सरकारों का ये रहा कि देश के हमारे दूसरे देश से संबंध रहे। लेकिन इन्होंने आके एक नई प्रथा शुरुआत कर दी कि मेरे निजी दोस्त, मेरे निजी मित्र, उस चक्कर में ना तो देश के संबंध रह पाए अच्छे, और निजी संबंधों का क्या सरकार पर आपने आरोप लगाया है, गुलरेज शेख से इसका जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच मेजर जनरल AK सिवाज साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, आपसे समझना चाहेंगे, चीन की चालबाजी के चलते कहीं ना कहीं नेपाल ऐसी हिमाकत कर बैठा था, लगता है कि जख्मों पर मरहम लगा रहा है, और भरोसा किया जा सकता है आने वाले भविष्य में नेपाल पर? देखो भूपेश, बिल्कुल भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेटी और बेटी का जो एक प्रकार से मतगंधन है भारत और नेपाल का, बहुत पुराना है। इसमें कल्चरल भी है, हिस्टोरिकल भी है, ज्योग्राफिकल भी है, उसके बाद रिलीजियस भी है, और मिलिट्री टाइज भी। देखो, फोर्स टू फोर्स जो भारत और नेपाल के अंदर टाइज हैं वो एक काबिल तारीफ हैं। कम से कम 40,000 जो गोरखा सैनिक हैं वो भारत की फौज के अंदर नौकरी करते हैं, और 1,40,000 के करीब पेंशनर हैं। और भारत और नेपाल का रिलेशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। इंडिया फर्स्ट, जो इंडिया नेबर की फर्स्ट पॉलिसी उसके का अभी बताएंगे कि रिलेशन खराब क्यों हुए। कुछ एक चंद एक वजह है इसकी। एक तो है कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चीन। केपी शर्मा ओली जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई है, उसको अपनी सीट बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं चीन के साथ बहुत नजदीक हो गए, और चीन जो है कभी नहीं चाहता कि नेपाल और भारत के रिलेशन बढ़े। और चीन जो है एक प्रकार से इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है नेपाल में, और वो एक प्रकार, जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट बना लिया है, इसी प्रकार से वो नेपाल को कहीं ना कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ भी देख रहा है। उसके पास डीप पॉकेट है। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव में उसने बहुत पैसा खर्च किया है, उसने बहुत सड़कें बनाई हैं, उसने रेलवे लाइन बनाई है, और उसने आपके हाइडल प्रोजेक्ट बनाए हैं। और अभी जो मैंड्रिन लैंग्वेज है उसको कंपल्सरी कर दिया है नेपाल में, और उसकी पेमेंट चीन कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात नेपाल को समझ नहीं आ रही है कि देखो, नेपाल धीरे धीरे
चीन के डेप्थ ट्रैप में जाएगा। और कहीं ना कहीं खामी हमारी भी रहेगी कि जो डिप्लोमेसी की हम कहां गलत हो गए कि धीरे धीरे नेपाल हमारे से दूर होगा। मगर देर आए दुरुस्त आए, इस बात को संभाला गया है। और जिस प्रकार से अभी रो के चीफ भी गए समंता कुमार गोयल, उनके पास जाने से केपी शर्मा ओली ने जो अभी आपका दुशहरे के अंदर ग्रीटिंग भेजी प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके साथ वो जो मैप अभी लगाया तो वो लिम्पियोदेरा, काला पानी और लिपू लेक को नहीं दिखाया। राहुल, इत्तेफाक इलाका भारत का है, इत्तेफाक रख रहे हैं आप शिवाज साहब की बातों से। और साथ ही साथ अगला सवाल मेरा ये भी है कि क्या वाकई पीएम ओली अपनी राष्ट्रवादी नीति दिखाकर अपनी स्थिति नेपाल में मजबूत करना चाह रहे थे? देखिए, मैं उनके डिफेंस एक्सपर्ट की बातों से पूर्णतः सहमत हूं और उन्हीं के बात को थोड़ा मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। नेपाल के मामले में क्या रहा कि जब से केपी शर्मा ओली आए, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि सीधे सीधे वो चीन के गोद में ही बैठे हुए थे और सारे निर्णय चीन से प्रभावित होकर ले रहे थे। लेकिन नेपाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो केवल चीन के भरोसे काम चल जाए उसका। चीन ने पूरा प्रयास किया कि भारत से काट के उसको अकेले इंडिपेंडेंट एक तरह से उसको अपने ऊपर पूरा निर्भर बनाया जाए, लेकिन इस पूरे मामले में चीन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या फिर जो सांस्कृतिक परिस्थिति है। देखिए, वो मंडारिन पढ़ाने के लिए जरूर जो है कि वहाँ के स्कूलों में निःशुल्क व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह से भारत और नेपाल के लोग सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पे है। अयोध्या का विवाद भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जबरन उन्होंने कहा था कि भारत में डुप्लीकेट अयोध्या है। तो इन सब पूरे चीज़ों के बीच में जो संतुलन था नेपाल का, वो भी खुद का बिगड़ा। जिस समय ये घटनाएं घट रही थी, जब वो चीन के बिल्कुल हर मामले पे चीन का मदद कर रहा था, तब भी चीन जो है कि लगातार उसका लैंड ग्रैपिंग कर रहा था। उसके कई सारे कम से कम 7 जिले ऐसे थे जहां पे कि चीन जो है कि नेपाल के जमीन पे कब्जा कर रहा था। तो एक ये भी स्थिति में वो फंस रहा था। भारत का ये भूमिका हम होनी चाहिए थी, जिस जो हम लोगों की गड़बड़ी हुई कि जिसमें नेपाल के इलेक्शंस हो रहे थे, हम लोग उसमें जो है कि निष्क्रिय अवस्था में रहे और उस इलेक्शन को पूरा प्रभावित करने में एक तरह से जो चीन वो सक्षम रहा। हम लोग ये नहीं कर रहे कि नेपाल में हम लोगों को डायरेक्टली प्रभावित, लेकिन चीन को जो काउंटर करना चाहिए इलेक्शन के बीच में, उस समय हम लोगों से चूक हुई थी। लेकिन हाँ, भारतीय विदेश नीति में एक ये समस्या तो अभी है कि चीन के कारण हम लोगों के पड़ोसियों से संबंध खराब हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी एक देश मालदीव था जिसके साथ हम लोग के संबंध काफी खराब हुए थे। बाद में हम लोगों ने जब कूटनीतिक ढंग से काफी सक्रिय हुए तो मालदीव के साथ भी संबंध बेहतर हुए। अगर उसी रास्ते पे जाते हुए ये मामला भी दिख रहा है और इससे भी मैं सहमत हूं। गुलरेज भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि कांग्रेस के अनुज अत्रे लीडर हैं और वो बता रहे हैं कि आपकी जो सरकार थी उसमें विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय का कोई अहम योगदान नहीं रहा है। रिश्ते इसलिए बिगड़ रहे हैं कि आपके विदेश मंत्री कहीं जाते नहीं हैं। पिछली जो सरकारें थी ताबड़तोड़ पड़ोसियों के साथ उनके रिश्ते थे, बेहतर रिश्ते थे और कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। अब हर कोई छोटा मोटा देश भी आंख दिखाने लग गया है चीन के कहने पर। देखिए, अनुज यात्रे हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको कांग्रेस की भाषा बोलनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्मरण कराऊंगा कि 80 के दशक के अंत में जब राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भी नेपाल के साथ बहुत सारी समस्याएं हुई थी और उसमें भी कहीं ना कहीं कारण चाइना फैक्टर था। जहां तक पड़ोसियों की बात है, जिस प्रकार से अभी राहुल लाल जी ने कहा कि हमारे मालदीव से संबंध खराब हुए थे, लेकिन आज मालदीव हमारे काफी क्लोज है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, उनकी पीस टॉक सफल हो रही है, उससे भी हमारे अच्छे संबंध हुए, गवर्नमेंट से भी अच्छे संबंध है। और उनके जो अब्दुल्ला थे, अभी दिल्ली इसीलिए आए थे क्योंकि भारत ने काफी काम वहां भी किया है। सिमिलरली अब श्रीलंका को देखिए, जब से वहां पर सरकार बदली है तो वहां पर भी आज हमारी निकटताएं काफी हो चुकी है और श्रीलंका ने एक बात स्पष्ट की है कि इंडियन इंटरेस्ट को वह फर्स्ट रखेगा, प्राथमिकता देगा। तो हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। यहाँ तक बांग्लादेश की भी बात करें तो बांग्लादेश ने अभी जो पोर्ट का काम दे रहा था चाइना को, उसको निरस्त कर दिया है। अब वो जापान से, जो कि क्वाड का मेंबर है, उससे फंडिंग लेने वाला है। तो ये सब चीजें सही है और हमने करके दिखाई है। तो कांग्रेस का काम केवल आक्षेप लगाना है तो वो लगाती रहेगी। जहां तक चाइनीज फैक्टर का बात है, देखिए चाइना अभी जो है वुल्फ बोर्ड डिप्लोमेसी पर जिस तरह से चल रहा है और डीप पॉकेट से, जिस प्रकार से हमारे रक्षा विशेषज्ञ महोदय ने कहा, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्रिएट कर रहा है। और नेपाल का विषय एक वैसा ही विषय है। देखिए, अभी तक भारत के ऊपर इल्जाम लगता रहा कि हम नेपाल के आंतरिक चीजों में दखल करते थे, लेकिन हमने कभी नहीं किया। वास्तव में आप देखिए,
पिछली बार जिस तरह से चाइनीज एनवॉय, जो लेडी एनवॉय है, वहां पर किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को बिठाकर उन्होंने 2-2, 3-3 बैठकें की, और फिर जो समस्याएं आपस में, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां की ब्रेक होने की कगार पर पहुंची थी, 2 फ्रैक्शंस हो गए थे, उसको रिजॉल्व किया और ओली जी की कुर्सी पक्की की। अनुज भाई, यहाँ तो पूरी पीठ थपथपा दी गुलरेज भाई ने। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है, कूटनीति के स्तर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, अफगानिस्तान को भी ले लिया। उन्होंने कहा सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और कांग्रेस का ये षड्यंत्र है आरोप लगाने का, और आपके ज़माने में भी बड़ी ऐसी चूकें हुई थी। देखिए, निश्चित तौर पे इतना बेहतरीन काम कर रही है इनकी गुलरेज भाई की सरकार केंद्र में कि मैंने कहा ना, आज हमारे कौन से पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे रह गए हैं, जरा यही बता दीजिए। क्या किसी ने कभी कल्पना करी थी, और सबकी छोड़िए, कि नेपाल जिनसे अब सब कुछ हमारा मेल खाता है, एक तरह से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा आपस में व्यापार, हमारा प्यार, सब कुछ नेपाल एक तरह से हम पर आधारित, निर्भरित रहता था हर चीज में। आज नेपाल जैसा देश हमको आंखें दिखा देगा, ये किसी ने कल्पना की थी? संबंध अगर कभी नहीं खराब रहे, गुलेश भाई यहां बैठ के कुछ भी कहते रहे, क्या कभी नेपाल ने सुना है कि उसने हमारी टेरिटरी को अपने नक्शे में शामिल करके अपनी संसद से पारित करा दिया हो? और आज अगर सेना प्रमुख आप भेज रही है भारत सरकार, तो हम पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चूक फिर क्यों कर रहे हैं? क्यों जो उनसे डिस्प्यूटेड मैटर है, क्या भारत सरकार डर गई है नेपाल से? क्यों उसमें लिपुलेख और जो है काला पानी को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्यों नहीं सबसे पहले उसको शामिल हो रहा है कि आप उसको दूर कीजिए? आज आप कहते हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे, इसका मतलब नेपाल की शर्तों पर आप जा रहे हैं, और आप उन्होंने जो नक्शा पारित किया है उसको हमारी सरकार स्वीकार कर रही है। गुलरेज भाई जल्दी से जवाब, इस बात का जवाब दीजिए आप। जब उन्होंने कांग्रेचुलेट किया 15 अगस्त पे, जब उन्होंने आगे आकर 4 स्टेप ली है, तब हमारे सेना के जनरल वहां गए हैं, और मुझे लगता है कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। कौन सी सही दिशा में जा रहे हैं गुलरेज जी, ये बताइए। जो नेपाल ने जो हरकत की थी, आप उनसे जवाब मांगने की जगह आप कहते हैं हम उस विषय पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस जमीन को, भूमि की इसको टुकड़े को अपना वो एरिया बता रहा है, हमारी जमीन को, और आप कहते हैं हम उनसे बात ही नहीं करने जा रहे हैं उस विषय में, और अन्य विषयों में बात करेंगे। ये कौन सी बात है मेरे भाई? इस तरह से देखिए, अभी नरवणे साहब गए थे, म्यांमार भी, बर्मा भी गए थे। बर्मा जाकर भी हमने चीन के चंगुल से बर्मा को निकाला है। यहां तक हम मालदीव्स या पड़ोसी देश की बात करें तो अमेरिका के साथ भी उसका डिफेंस एग्रीमेंट हमने साइन करवाया, एमओयू साइन करवाया। पीछे बैकग्राउंड में भारत ही था वहां पर, उसको चीन के कर्ज से निकालने के लिए। फोरग्राउंड की बात कीजिए, बैकग्राउंड की बातें बहुत हो चुकी है गुलरेज जी। आज देश वर्तमान की बात चाहता है, हम प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जैसे चाइना के साथ आप गए थे प्रधानमंत्री जी, विदाउट एनी एजेंडा बात करने गए थे, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे एजेंडा तय है, जब हमारे संबंध उनसे खराब है, तो उन विषय पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? क्यों सरकार जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा न करके अन्य विषयों पर चर्चा कर रही है? तो ये कौन सी कूटनीति है, कौन सी विदेश नीति है, कौन से देश? राहुल, पिछले महीने अक्टूबर में प्रधानमंत्री ओली ने इंडियन आर्मी चीफ नरवणे को नेपाल के दौरे को हरी झंडी दिखाई थी, और उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ईश्वर पोखराल, उनको रक्षा मंत्रालय से भी हटा दिया, क्योंकि ये माना जाता था कि डिप्टी पीएम जो है वो भारत विरोधी बातें करते हैं। इस नक्शे को, जो विवादित नक्शा था, उसको आगे अग्रेसिव होकर उसका सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ें इंडिया को फेवर करने के लिए, इंडिया भारत में पूरी तरह से विश्वास है, भारत पुराना दोस्त है और इस दोस्ती की लाज रखेंगे, ये दिखाने के लिए अब ये एक्ट हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये चूंकि दोनों देशों के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हुए, ऐसे स्थिति में नेपाल को अब एक तरह से भरोसा में लेना पड़ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि नेपाल के कम से कम 7 जिले इस समय सीधे सीधे चीन के चपेट में हैं, तो वो समझ चुका है कि चीन के साथ दोस्ती में हमारा क्या परिणाम होने वाला है। लेकिन जो सबसे इस पूरे मामले में जो सबसे दुखद चीज़ है, चीन का जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी कि जिस तरह से भारत की वो चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है, उसके प्रत्युत्तर में जो जवाब हमारे विदेश नीति का होना चाहिए, वो जवाब उस रूप में नहीं निकला है। यहाँ पे हम लोगों के पास श्रीलंका का हम्बन टोटा का उदाहरण भी है कि किस तरह से वो हमारे पड़ोसियों को कर्ज जाल में फंसा रहा है, इतना ज़्यादा कर्ज दे रहा है और काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। चीन का जो कर्ज दर है वो 6% के इंटरेस्ट रेट पे देता है, भारत हम लोग 2 से 2.5% के कर्ज दर पे देते हैं, इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो 1% के आसपास के हिसाब पे कर्ज मिल जाता है। तो वैसे स्थिति में भारत को बड़े भाई के रूप में ये समझाने की सख्त आवश्यकता है कि आप अनावश्यक ही चीन के कर्ज जाल में ना फंसे, अन्यथा फिर आपका भी उपनिवेशीकरण हो जाएगा। तो इस चीज़ को जिस रूप में दक्षिण एशिया में भारत की जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, मैंने इसलिए उदाहरण दिया गुलरेज शेख जी को कि मालदीव में आपने काफ़ी अच्छा काम किया, उसी मॉडल को और जगह भी सफलता के वही मॉडल होने चाहिए, और जो कि अभी नेपाल में हम लोग को दिख रहा है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बाकी और जगहों पे भी, चूंकि देखिए
बांग्लादेश में ठीक है उन्होंने दावे किए, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश के 97% सामानों के ऊपर चीन अब कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, तो उसके लिए पूरा मार्केट वो एक्सेस पूरी तरह से दे रहा है, तो उसको भी अपने तरफ लुभाने के चीन की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हमारे सारे पड़ोसियों ने जाके अच्छे से उत्साहपूर्वक जो है कि उसमें भाग लिया है उसमें। तो ये इन सब मामलों पे हम लोगों को फिर से ध्यान देने की जरूरत सिवाज है। साहब, असली और नकली अयोध्या, ये विवादित बयान सामने आया था, उसके बाद विवादित नक्शा, ये भी एक विवाद सामने आया था। सीमा पर हेलीपैड बना लिया था, जब चाइना के साथ तल्खी चल रही थी इंडिया की, नेपाल की तरफ से भी हेलीपैड बना दिया गया था, सेनाएं आमने सामने आ गई थी, गोलीबारी भी हुई थी, कुछ लोगों की इसमें जान भी चली गई थी। इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि हमको विश्वास करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पड़ोसियों को अपने साथ साधना कूटनीति है। इतना विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले 2-3-4 महीने में चाइना के घेरे में आकर फिर नेपाल कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा? देखो, ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक दूसरे पर फेथ करना पड़ेगा। पहली बात तो भूपेश, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सागुली ट्रीटी थी 1816 में, जो कि नेपाल की और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, वो एक दर्शाती है कि जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है वो काली नदी पे है, और वेस्ट ऑफ काली नदी भारत है और ईस्ट ऑफ काली नदी नेपाल है। और ये जो रोड बनी है धारचूला से लेके लिपू लेक, ये वेस्टर्न साइड है काली नदी में। तो ये पूरी की पूरी जो रोड है वो भारत की तरफ है, और ये रोड कोई एक दिन में नहीं बनी, 15 साल हो गए इसको बनते हुए। वहां पर मैं ही कमांडर था जब ये बननी स्टार्ट हुई थी, सब एरिया कमांडर उत्तराखंड में। तो ये जो अब इसने जान के पॉइंट उठाया है, ये चीन के कहने पे उठाया है। ये रोड हमारी है, लिपू लेक, लिम्पू दर्रा और काला पानी भारत का हिस्सा है। ये याद रखो कि ये सारा कार्रवाई चीन के उससे हो रही है। चीन ने जो है लिपू लेक में एक ब्रिगेड भी डिप्लॉय कर दी है जब हमारी प्रॉब्लम आई है लद्दाख में। तो चीन की जो है वो एक नीति जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अपने जो कि नेबर्स को घेरने की, उसमें ये नेपाल पे सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में हिमालय पड़ता है। भारत से जो इसका नेपाल का रिश्ता है कि हमारा जो 80% इसका ट्रेड है वो भारत के थ्रू जाता है, और भारत जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, हमारा विशाखापट्टनम और कलकत्ता में जाने के लिए इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहाड़ से एकदम प्लेन्स में आ जाते हैं, तो उसका सस्ता सामान जा सकता है। अगर नेपाल को चीन के अंदर ले जाना पड़े सामान, तो उसके अंदर हिमालय पड़ता है, और चीन ने उसको दिया है ट्रांजिट प्रोटोकॉल 2016 में। मगर हर चीज जो चीन के थ्रू जाएगी 2 से 3 गुना ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी नेपाल को भारत की तरफ खींचती है, और लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं 10 से 15 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है, शादियां होती हैं, और उसके बाद जो फौज का रिश्ता है जिसमें 40 से 50 हजार जो नेपाली भारत में सर्व कर रहे हैं और उन्होंने भारत के लिए खून बहाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना होने के बावजूद भी राहुल, क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री ने उल्टी राह अख्तियार कर ली? चाइना ने कौन से ऐसे सब्जबाग दिखा दिए थे जो उल्टी तरफ चलने पड़े? उसके बाद मुंह की खाने के बाद अब फिर यू टर्न लेके फिर बुलाया जा रहा है आर्मी चीफ को, और उसके बाद संबंध मधुर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो कहीं ना कहीं उनको वो व्यक्तिगत ही कुछ लाभ हो रहा होगा, क्योंकि इसमें नेपाल को तो नुकसान हो ही रहा था, सीधे सीधे सबों को दिख रहा था। और यहाँ तक कि नेपाल में ही खुद केपी शर्मा ओली के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी काफी जम के हो रहे थे। तो ये जो पूरा मामला हम लोग देख रहे हैं कि जिसको चीन जबरन चाह रहा है, कि अभी बार बार हम लोग कर रहे हैं कि सांस्कृतिक समानता, चूंकि नेपाल का चीन के साथ सांस्कृतिक समानता भी नहीं है। अब हिंदी वहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, एक तरह से पूजा पाठ की पद्धतियाँ, बेटी रोटी के संबंध, तो ऐसे स्थिति में वो मंडारिन पढ़ाने का भी पूरा प्रयास कर रहा है। तो लेकिन ये जो स्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से वो हिमालय के दूसरे हिस्से में है चीन और हम लोग इस हिस्से में हैं, तो इस कनेक्टिविटी को वो प्रैक्टिकल, वो उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल फॉर्मेट में चीन के मदद से पूरा काम करना संभव नहीं है, और चीन भी विश्वास लायक नहीं है। अनुज भाई, लेकिन चीन मैं को आपकी एक बात से सहमत हूं मैं, कि अभी भी नेपाल के साथ हम लोग को काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में कई जगहों पे जो नेपाल जो आर्मी के लोग हैं, वहां पे चीनी सैनिक भी कई जगहों पे देखे गए, अतिक्रमण भी किया है वहां पे। तो एक तरह से ऐसे स्थिति में ठीक है, वो पड़ोसी हैं और रिश्ते बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिए, लेकिन आंतरिक तौर पे अत्यंत सतर्क रहने की भी सख्त जरूरत है। बीजेपी का कहना है अनुज भाई, चाइना को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने की कूटनीति बहुत कारगर साबित हुई है, और इसी के चलते म्यांमार की बात करें
या अब दूसरे और मुल्कों की बात करें, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की बात करें, तो वो ट्रैक पे आ रहे हैं और ये सब चलता रहता है। और आपकी सरकारों में भी हुआ था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब पड़ोसी हमारे साथ हैं और हमारे सुख दुख के साथ ही खड़े हमारे साथ। नहीं, देखिए ऐसा कभी नहीं चलता था और ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को देश की जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये पहली ऐसी सरकार है जो लगातार देश की जनता के सामने जो है सच को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सच का सामना कीजिए और जनता को भी सच बताइए। आज हालात ये है कि हम लोग चारों तरफ से अपने जितने भी हमारे नेबरिंग स्टेट हैं और खास तौर से जो हमारे सबसे ज्यादा हमारे विश्वास पात्र मित्र थे, आज उनसे भी हमारे संबंधों में खटास पैदा हो गई है। रशिया हमेशा हमारे लिए जो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता था, आज रशिया से भी इस सरकार की वजह से जो है, इनकी विदेश नीति की वजह से रशिया से भी कहीं ना कहीं संबंधों में खटास आ रही है। नेपाल जैसा देश हमको आंखें दिखाएगा, हमारे किसान के ऊपर जो है गोली चला करके उनको एक मार देगा हमारे किसान भाई को, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नेपाल की तरफ से इस तरह की हरकत हो सकती है। और हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहें कि ये सब चलता रहता है, ये सब कुछ देश में ठीक है, तो ये सब नहीं चलना चाहिए, ये कभी नहीं चलता था और ये ठीक नहीं है। गुलनेत भाई जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक आसपास के देशों की बात है और रशिया की बात है, रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट हम उनकी मीटिंग्स में भी जा रहे हैं और वो भी हमारे पास आते हैं और ट्रेड भी चल रहा है, चाहे आर्म्स एंड एम्युनिशन का हो या दूसरी टेक्नोलॉजी का हो या किसी अन्य प्रकार का ट्रेड हो, तो बहुत सब चल रहा है। रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। साथ ही हमने क्वाड बनाया, अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस के साथ आज हम खड़े हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अभी डिबेट में पर्टिकुलरली नेपाल की, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि नेपाल से भारत के संबंध खराब क्यों हुए, किसकी गलती थी। देखिए, जो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता था अब यूज करूंगा कि हिंदू राजा को वहां पर आपने क्यों मरने दिया जब यूपीए की सरकार थी। आपका इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं था? क्या आप इसलिए दबाव में आ गए थे क्योंकि आप लेफ्ट सहारा लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं गुलनेत जी? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप उनके इंटरनल मामले में क्या कौन राजा मर रहा है वहां पे, कौन उनका जी रहा है, आप कैसे उसमें जाकर के कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या नेपाल के इंटरनल मैटर्स में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं डायरेक्ट? आप हर चीज में अपनी गलतियों के लिए भी पिछली सरकारों को दोष देता रहेंगे, ये नहीं चलने वाला। ये सिद्ध होता है कि आप केवल और इस अपनी नाकामयाबियों का लिए पिछली सरकारों को लगातार दोष देते रहेंगे और आपकी जिम्मेदारी कभी नहीं आएगी। नेपाल के दौरे पर गए हैं जनरल नरवणे। 3 दिन का दौरा है, बेहद अहम दौरा है। विवादित नक्शे से लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें नेपाल जो था वो बीच बीच में आंख दिखाने लग गया था। चाइना के कहने पर यह भी साफ था। सरकार का कहना है कि चिंता मत करिए, तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे संबंध मधुर हैं, इसीलिए तमाम जगह स्थितियां जो हैं वो बहाल होती जा रही हैं, सुधरती जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि स्थितियां बिगड़ी क्यों थी, तब कूटनीति कहाँ थी, तब वहाँ पर विदेश मंत्रालय की कूटनीति कहाँ थी, तब वहाँ पर हमारे संबंध क्यों बिगड़ते जा रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ बॉर्डर्स और कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनको देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थितियाँ कभी बिगड़ रही हैं, कभी सुधारने के लिए कूटनीतिक सफलता भी मिल रही है, कभी विफलता भी मिल रही है। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। गुलरेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनुज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल AK सिवाज साहब बहुत शुक्रिया, राहुल बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।